डेट है आज 20 फरवरी 2021। तो आज के करंट अफेयर के टॉपिक कौन से देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया है। किसने किया है, क्यों, न्यूज़ में इसे पढ़ेंगे सारा। कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये किस किस के बीच में हुआ है, इसे देखेंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम न्यूज़ में है, इसे पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स टू बी इनॉग्रेटेड इन केरल। केरल में कुछ प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड किए गए हैं, आरंभ किए गए हैं, शुरू किए गए हैं। इनके बारे में देखेंगे डिटेल से। एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020, यह भी अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया और कौन इसे देता है अवार्ड को, ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ये आपको पता ही होगा। इसे रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब इसे रिकॉग्निशन दिया गया 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन देता है रिकॉग्निशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन देती हैं। एक है अर्बोर डे फाउंडेशन और सेकंड है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है फाओ। ये कब बनी थी, ये 1945 में बनी थी। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में। रोम कहाँ पे, इटली। इटली जो कंट्री है एक यूरोप में, रोम वहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये टैग देती हैं किसी को भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो सिर्फ इंडिया में हैदराबाद को ही मिला है ये। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। हैदराबाद को मिला है ये, और 51 अदर सिटीज़ हैं वर्ल्ड में जिनको मिला है 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का ये टैग जो दिया गया है। सब जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैं, मतलब अधिकतर जो शहर हैं वो यूएसए के या यूके के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, इनमें से हैं अधिकतर जो सिटी हैं जिनको ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड मिला है ये। लेकिन इंडिया में से केवल ओनली सिटी है हैदराबाद जिसे अभी तक ये रिकॉग्निशन दिया गया है। अब ये जो रिकॉग्निशन दिया जाता है, ये वाला ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये एक प्रोग्राम है अर्बोर डे फाउंडेशन का और फाओ का ही, दोनों ने मिला के एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसके अंतर्गत देते हैं। ये कौन सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट है कि इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं सिटीज़ को या टाउन को, किसी शहर को या कस्बे को जो क्या करता है, अर्बन फॉरेस्ट्री और ट्रीज़ की मैनेजमेंट अच्छे से करता है, उन्हें मेंटेन करता है प्रॉपरली। मतलब सिटीज़ में, शहर एरियाज़ में पेड़ पौधे ट्रीज़ वगैरह को लगाना और उन्हें मेंटेन करना, उन्हें कटने ना देना, ये सब सस्टेनेबली मैनेज करना। ड्यूली सेलिब्रेटेड, मतलब उन्हें ड्यूली सेलिब्रेटेड किया जाए कि ट्रीज़ लगाना, समय समय पे पेड़ लगाना, पेड़ों को कटने ना देना, ये सब इसमें देखा जाता है इस प्रोग्राम में। 2018 में जो वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फॉरेस्ट एक फोरम हुआ था, कहाँ पे, इटली में एक जगह है मंटोवा। इटली में मंटोवा जगह पे हुआ था 2018 में। तो ये फोरम याद रखना है आपको, अर्बन फॉरेस्ट में के ऊपर के वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फॉरेस्ट। इसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड से सारे लीडर यहाँ पे एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। एक उसका नाम था मंटोवा ग्रीन सिटीज चैलेंज और एक था कॉल फॉर एक्शन। इसमें क्या है कि जो ये वर्ल्ड ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट था। तो ये डॉक्यूमेंट याद रखने हैं आपको, डॉक्यूमेंट कौन से मतलब कब निकल के आया ये डॉक्यूमेंट और कौन से फॉरम से। ये मंटोवा ग्रीन सिटीज चैलेंज किससे, वर्ल्ड फोरम अर्बन फॉरेस्ट हुआ था 2018 में इटली मंटोवा में। तो ये याद रखना है। इस प्रोग्राम ने क्या किया, जो सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का लक्ष्य है कि जो सिटीज़ हैं, शहर है, उनको आपस में कनेक्ट करना है एक दूसरे को। कैसे, मान लो कोई सिटीज़ अच्छे मेजर्स ले रही है ट्री वगैरह लगाने के लिए, कम्युनिटी ट्रीज़ को मैनेज कर रही है अच्छे से, फॉरेस्ट को मैनेज कर रही है, जंगलों को मैनेज कर रही है, तो वो कौन से तरीके अपना रही है, कौन सी अप्रोचेज अडॉप्ट कर रही है, ये अप्रोचेज तरीके कौन सी अप्रोच अडॉप्ट कर रही है कि वहाँ ट्रीज़ वगैरह मेंटेन है। तो ये एक दूसरे की सिटी को बताना है कि आपको कौन सी तरीक़ों से आप मेंटेन कर रहे हो ट्री वगैरह को। तो इस तरह से सिटी को कनेक्ट करना है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस प्रोग्राम को। फाओ और अर्बोर डे फाउंडेशन ने शुरू किया है। अर्बोर डे फाउंडेशन क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है
ये यूएसए में बनाई गई थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, पहले न्यूज़ देखते हैं। अब जी ये ट्री स्टीज ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया जाता है। ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, संस्था देती हैं टैग, ये किस बेस पे देती हैं? ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेस पे ये ट्री स्टीज ऑफ द वर्ल्ड किसी शहर को डिक्लेयर किया जाता है। कौन से 5 स्टैंडर्ड है? पहला है एस्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है सेट द रूल्स, मतलब कि किसी सिटी ने कैसे रूल नियम बनाए हैं ट्री वगैरह को मेंटेन करने के लिए। नो व्हाट यू हैव, क्या कितने हमारे ट्रीज पास हैं। अलोकेट द रिसोर्सेज जितने संसाधन हैं उनको अलोकेट मतलब आवंटन करना या निर्धारित करना। सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेस पे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन किसी सिटी को सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर करती हैं। अब हैदराबाद को जो दिया गया है ये रिकॉग्निशन, हैदराबाद ओनली सिटी है इंडिया की, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हैदराबाद को सिटीज़ मिला कैसे? इसके लिए ना तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2 वो चला रखे हैं स्कीम, इसके लिए 2 मतलब स्टेप मेजर्स लिए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो अर्बन फॉरेस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, मतलब इस सिटी में, शहर में जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको बनाए रखना, पेड़ों को लगाना। इसके लिए 2 स्टेप लिए हैं। पहला स्टेप है हरिता हरम प्रोग्राम और दूसरा प्रोग्राम कौन सा है? अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिए हैं ताकि सिटीज़ में ट्री वगैरह को मेंटेन किया जा सके। अब हरिता हरम प्रोग्राम में क्या किया गया है? इसमें क्या है, एक प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट का ही जिसमें ग्रीन कवर को इंक्रीज करना है। ग्रीन कवर का मतलब है ट्री वगैरह को बढ़ाना है, पेड़ पौधे और लगाना है। अभी स्टेट में प्रेजेंटली कितने हैं? 25.16% एरिया पे। जैसे ये पूरा तेलंगाना है जी, तेलंगाना में क्या है, अभी मान लो 1/4 ये 25% पे 1/4 जगह पे सिर्फ ट्री वगैरह हैं, तो इसको 1/3 पे करके लेके आना है। मतलब कम से कम 1/3 हिस्से पे पेड़ लगे हों। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह ही लगे हों, कहीं पे भी लगे हों, पर लेकिन मान लो यहाँ पे, लेकिन वो कम से कम 1/3 एरिया हो तेलंगाना का जिस पे पेड़ लगे हों। तो ये इसका लक्ष्य है, टारगेट है इस हरितहारम प्रोग्राम का। और अप्रोचेज कौन कौन सी अप्रोचेज, मतलब तरीके क्या क्या अपनाए जाते हैं इस ट्री वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को? एक तो जी पहली अप्रोच है मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच ऑफ रेजुविनेटिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट जंगल एरिया घटते जा रहे हैं उनको रेजुविनेट दोबारा से लगाना। इंश्योरिंग मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट अगेंस्ट स्मगलिंग, मतलब ट्री वगैरह को स्मगलिंग होती है ना, काट के पेड़ों को ले जाते हैं, बेच देते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे चंदन की लकड़ियों का इलीगल स्मगलिंग होती है, रोजवुड की इलीगल स्मगलिंग होती है। तो इनका क्या है, स्मगलिंग को रोकना, इंक्रोचमेंट को रोकना, फायर वगैरह जंगलों में आग जो लग जाती है जिससे बहुत सारे ट्री वगैरह जल जाते हैं, तो इसको रोकना। ग्रेजिंग वगैरह को रोकना, जो मतलब ग्रेजिंग का मतलब पशु वगैरह चरते हैं, तो इनसे क्या होता है, जंगलों में पशु वगैरह घास चर लेते हैं तो वहाँ पे मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, जो सॉइल है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजन होने के चांसेस बहुत होते हैं, मतलब मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। अब जब सॉइल इरोजन होगा, जैसे बारिश होगी, घनी बारिश होगी, मान लो हाई रेनफॉल होगी, तो इससे सॉइल इरोजन होगा, जिसकी वजह से जो मिट्टी की, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्री वगैरह कम होंगे। तो इन चीज़ों को भी रोकना, तो यही है इसमें। अब अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है? अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या करना है कि फॉरेस्ट ब्लॉक्स वगैरह सिटी के अराउंड क्या है, फॉरेस्ट जैसे शहर है उसके अराउंड पेड़ वगैरह लगाना है। अर्बन फॉरेस्ट का टारगेट, ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क का टारगेट। इसमें क्या है, सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए ही वर्क नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रोथ करते हैं किसकी, स्मार्ट, क्लीन, ग्रीन, सस्टेनेबल एंड हेल्थी सिटी इन द स्टेट। मतलब सिटी क्लीन भी रहनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, ग्रीन भी होनी चाहिए, ये इसमें देखा जाता है। अब ये सब कुछ इसमें इतना ही था। तेलंगाना ने 2 प्रोग्राम चलाए। अब ये अर्बोर डे फाउंडेशन क्या है ये देख लेते हैं। अर्बोर डे फाउंडेशन क्या है, एक नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये फाउंड की थी 1972 में, 1972 में फाउंड किया था इसको। यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है नेब्रास्का, वहाँ पे इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। फाउंड का मतलब स्थापना करना। किसने बनाया था? जॉन रोज नाउ ने, ये इसका नाम है जी, आदमी का जिसने इसे बनाया था। ये एक लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्री प्लांटिंग के लिए काम करती है, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएं। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें इतना इतना चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट न्यूज़ में क्यों है, एक समझौता हुआ है जी किसके बीच में, इस नाम से ये हुआ जी मॉरिशस और इंडिया के बीच में। अभी कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया इस एग्रीमेंट के लिए। तो इस एग्रीमेंट का नाम भी याद रखना है, क्योंकि सिंपली ये पूछ सकता है कि ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में। मॉरिशस कहाँ पे है, मॉरिशस है जी आपका, एक सेकंड, ये जी आपका मॉरिशस, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ मेडागास्कर है और ये मॉरिशस, ये कंट्री दिखाई दे रहा है, छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है मॉरिशस। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आता है और मॉरिशस अफ्रीकन कंट्री है। तो ये इसलिए क्या है, इंडिया मॉरिशस का जो सेपा एग्रीमेंट हुआ है ये फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट होगा किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया का। तो इंडिया का सबसे पहला ये सेपा एग्रीमेंट किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ पहला एग्रीमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस एग्रीमेंट में क्या है, क्या करना है इस एग्रीमेंट में, ये एक लिमिटेड एग्रीमेंट में जो क्या कवर करेगा, देखो जी व्यापार होता है ना गुड्स में, ट्रेड इन गुड्स मतलब वस्तु और माल वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसको कवर करेगा कि क्या रूल होने चाहिए उनके लिए। ये दोनों रूल क्या है, थोड़ा क्या है, बैरियर्स को हटाएंगे कि एक दूसरी कंट्री में जो कि गुड्स वगैरह फ्लो कर सकें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बढ़ सके एक दूसरी कंट्री का। और क्या है इसमें, रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है, मान लो एक दूसरी कंट्री कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी तो ये बताएगी कि जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये कहाँ से बना है, आपकी कंट्री में बना है, किसी और कंट्री से लेके आप हमारे कंट्री में बेच रहे हो, समझ गए। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन है, मतलब कि प्रोडक्ट कहाँ से बना है, कौन सी कंट्री से बना है, मॉरिशस से ही बना है या फिर किसी और कंट्री से, ये उस प्रोडक्ट पे लिखा होना चाहिए। ये बताएगा मॉरिशस अगर देगा, या इंडिया मॉरिशस को बेचेगा तो ये बताएगा। ट्रेड इन सर्विसेज को भी कवर करेगा जी, सर्विस वगैरह में व्यापार होगा, ट्रेड होगा। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड TBT, ये WTO के अंदर ही आते हैं ये सारे मेजर्स। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, मतलब कि सैनिटरी फाइटोसैनिटरी का क्या मतलब है, मान लो कोई प्रोडक्ट क्या है कि उस प्रोडक्ट से क्या है हेल्थ वगैरह पे नुकसान हो सकता है। किसी ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर मान लो हमारे इंडिया में कोई लोग यूज करेंगे तो उस पर हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे पे मेजर्स ले सकते हैं उसे रोकने के लिए। तो ये एग्रीमेंट में जो मॉरिशस के साथ हुआ है इसमें ये भी शामिल है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर किसी विवाद हो जाता है दोनों कंट्री के बीच में, किसी कंपनी के बीच में, तो भी सेटल किया जा सके। मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन की मतलब एक दूसरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्सन्स को, लोगों को भेजा जा सके। टेलीकॉम सर्विस को, फाइनेंशियल सर्विसेज को, कस्टम प्रोसीजर को, ये सारे एरियाज़ को कवर करेगा ये सेपा। ये क्या है, दोनों कंट्रियों के बीच में ट्रेड को इम्प्रूव करने का करेगा, जनरली व्यापार बढ़ाएगा दोनों कंट्रियों के बीच में। इससे क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट और हुआ है जी, एक मैकेनिज्म नेगोशिएट किया है। नेगोशिएट का मतलब है समझौता करना ही, एक दूसरे के बीच में बातचीत करना। कौन सा एग्रीमेंट है, ऐसा मैकेनिज्म है, ये है जी ATSM, ऑटोमेटिक ट्रिगर्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म। इसमें क्या है, ये क्या है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट विद इन 2 ईयर ऑफ द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। मतलब कि जैसे ही एग्रीमेंट ये साइन हुआ है सेपा, इसमें क्या है, ये जो एग्रीमेंट क्या करेगा कि जो सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं उनको लिमिट लगा देगा उन पे 2 साल के अंदर अंदर। मतलब कि जैसे आज एग्रीमेंट साइन हुआ, अगले 2 साल के अंदर अंदर जो भी सेंसिटिव प्रोडक्ट एक दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे मॉरिशस या इंडिया में, तो उन पे लिमिट लगा देगा एक। अब ये सेंसिटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं जी, मान लो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद जो हमारी कंट्री में आके कंपटीशन को डिक्रीज कर देंगे, मतलब कि कंपटीशन हट जाएगा। जैसे मान लो डेयरी प्रोडक्ट है जी, डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, पनीर हो गया या फिर मिल्क हो गया या फिर आपका दही हो गया, कुछ भी हो गया जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, अगर ये आएंगे तो हमारी कंट्री में जो किसान फार्मर जो दूध वगैरह प्रोडक्शन करते हैं तो उन पे इफेक्ट पड़ सकता है। मान लो इनका प्राइस कम हुआ, मॉरिशस से आया डेयरी प्रोडक्ट, मान लो यहाँ से 40 रुपये किलो दूध मिल रहा है, 40 रुपये लीटर, 40 रुपीज़ पर लीटर प्राइस है दूध का, और हमारे यहाँ तो आपको पता है 56 चल रहा है। तो ये क्या है, अब सारे जो इंडियनर्स हैं वो तो 40 रुपीज़ वाले ही खरीदेंगे, इसे नहीं खरीदेगा। तो क्या है, इस ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है सेंसिटिव प्रोडक्ट, जो क्या है हमारी कंट्री में आके कंपटीशन को घटा देंगे और इफेक्ट डालेंगे ऑलरेडी प्रोडक्ट पे। तो ऐसे प्रोडक्ट पे भी लिमिट लगाई जाएगी, इसमें ये प्रोविज़न है। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस स्कीम को। ये 5 साल के लिए स्कीम चलेगी। इसके लिए 12,195 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने। इसके कब से स्टार्ट होगी? ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी। अगले 5 साल तक ये योजना चलेगी स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा कि कम से कम ऐसे इक्विपमेंट का प्रोडक्शन किया जाए, मतलब कोई भी ऐसे उत्पादन किया जाए इक्विपमेंट का, कम से कम 2.44 लाख करोड़ रुपए के हों वो इक्विपमेंट, और इससे 40,000 पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मतलब रोज़गार जनरेट होंगे, पैदा होंगे, रोज़गार मिलेंगे कम से कम 40,000 लोगों को इस स्कीम के जरिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस स्कीम के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट आ सकती है, निवेश आ सकता है 3,000 करोड़ का, जिससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। स्कीम किस लिए है? ये स्कीम बेसिकली जो प्रोडक्ट लिंक स्कीम है PLI, इसमें क्या है, जो टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट है उनको मैन्युफैक्चर करना है। टेलीकॉम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान हो गया, फ़ोन हो गया जी, मोबाइल फ़ोन, ये टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया ना, मोबाइल हो गया, या आपका मान लो ये टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे इक्विपमेंट क्या है, मैन्युफैक्चर करना, बढ़ावा देना अपनी कंट्री में ही ये मैन्युफैक्चर हो सके, बन सके। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी क्या है ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स, जो भी कंपनी वगैरह ज़्यादा करेगी तो उसे गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, मतलब फ़ायदा देगी। जैसे मान लो 4% से और 7% के बीच में कैटेगरी रखी गई है, एक रेंज, और उसकी मतलब इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो इसका एक बेस ईयर रखा गया, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, मतलब जितना 2019-20 में किस एक कंपनी का प्रोडक्शन था, ये ए कंपनी है, ये मान लो 10,000 मोबाइल बना रही थी 2019-20 में। अब इसने कितना मोबाइल एक्स्ट्रा और बना रही है 2021 में या 2022 में, ये देखा जाएगा। पहले 10,000 बनाती थी तो अब कितना बना रही है, मान लो ये 50,000 बनाती है अब, या 1 लाख मैन्युफैक्चर करती है, तो इस हिसाब से ही गवर्नमेंट उसे फ़ायदा देगी, इंसेंटिव देगी, टैक्स में छूट देगी या और फ़ायदे देगी इस तरह से, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम इतना तो निवेश करना ही पड़ेगा किसी कंपनी को। कितना? कि अगर कोई MSME कंपनी है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब जो छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, उनके लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट है कि वो 10 करोड़ तक अगर मान लो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। और जो बड़े उद्योग हैं उनके लिए कम से कम मिनिमम 100 करोड़ है कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए तो ही मिलेगा। और मान लो एक बार कोई इन्वेस्टर क्वालिफाई हो गया इंसेंटिव लेने के लिए, तो उसे 20 टाइम्स तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20 टाइम्स तक क्या है इंसेंटिवाइज किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट फ़ायदा देगी अगले 20 टाइम तक, 20 बार देगी, 20 टाइम्स देगी उसे फ़ायदा। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। मेनली पर्पज़ क्या है इसका, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करना है, कि हमारी कंट्री में ही टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाए जाएँ, मोबाइल वगैरह, ये इंक्रीज़ किया जाए। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू बी इनॉग्रेटेड इन केरला। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड किए गए, आरंभ किए गए केरल में कौन कौन से? एक तो जी एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, कहाँ से कहाँ तक, पुगालूर तमिलनाडु से लेकर थ्रिसूर केरल तक, ये 320 किलोवाट की पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है, ये पुगालूर कहाँ पे और ये आपका थ्रिसूर कहाँ पे है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। जो ये प्रोजेक्ट है इंडिया का फर्स्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट है, तो ये भी याद रखना है। ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, ये ट्रांसफ़र करेगा कम से कम 2000 मेगावाट पावर को, मतलब बिजली ट्रांसफ़र करेगा जी इतना, वेस्टर्न रीजन से लेके केरल में। जैसे यहाँ है जी, ये अपना इंडिया है, तो यहाँ पे केरल में ये ट्रांसफ़र करेगा, पावर ट्रांसफ़र करेगा। और ये क्या है, कम इंश्योर करेगा कम से कम 35 से 40% लेस लैंड यूज हो इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। मतलब मान लो जैसे बिजली बनाने का जो प्लांट लगा हुआ है, कंपनी बनी हुई है, तो वो क्या है, मान लो इतनी लैंड यूज़ करता है, इतनी जगह में बना हुआ है, तो ये क्या है, कम से कम 35 to 40% लैंड कम लेस यूज हो, मतलब पहले इतनी में बना हुआ था तो अब इतनी में ही बना हो। तो ये इसका टारगेट है। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है जी 50 मेगावाट का कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये भी याद रखना जी, कासरगोड 50 मेगावाट का। ये नेशनल सोलर
एनर्जी नेशनल सोलर एनर्जी मिशन है, उसके अंतर्गत ही क्या है डेवलप किया जा रहा है कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये सारी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पे है कासरगोड, ये सारे केरल में है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया तिरुवनंतपुरम में। ये क्या है, इसका काम है जी जितने भी क्या है एजेंसीज़ हैं इमरजेंसी सिचुएशन में उनका एक कॉमन पॉइंट हो सके, कोऑर्डिनेट कर सकें, जैसे कि पुलिस हो गया, सिविल सप्लाईज होगी, रेवेन्यू, हेल्थ, फायर फाइटिंग। तो इन सब एजेंसियों का एक तरह से कोऑर्डिनेशन कराना है, इस सेंटर का काम होगा, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट। एक स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट लागू किया गया, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में यह शुरू किया गया, इनोग्रेट किया गया। ये 37 किलोमीटर का रोड होगा, जिसमें क्या है ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी, मतलब स्मार्ट फैसिलिटीज़ होंगी रोड के अराउंड, जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अंडरग्राउंड डक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन लाइंस, मतलब जैसे बिजली की तारें जा रही हैं ना, वो ऊपर से ना जाके नीचे अंडरग्राउंड से जाएं, ताकि रोड साफ दिखे। बिजली से कोई, जैसे मान लो बिजली की वजह से क्या है एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये सब कुछ ना हो। कम्युनिकेशन लाइन से वो सारी अंडरग्राउंड जाएं, तो ये सब स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट में आएंगे जी तिरुवनंतपुरम के में। नेक्स्ट एक स्टार्ट किया गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अरुविक्कारा में। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब है जी जो वेस्ट वाटर है ना, गंदा पानी, उसको साफ़ करना। ये अमृत मिशन है एक, उसके अंतर्गत ही चलाया जा रहा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये अमृत मिशन किस लिए, ताकि तिरुवनंतपुरम में जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है उसको बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब ये अमृत मिशन क्या है, अमृत मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये 2015 में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके टारगेट क्या थे, एम क्या था, इसका लक्ष्य था जी सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और जितने सीवेज नेटवर्क को अच्छा बनाया जाए। सीवेज नेटवर्क का मतलब है जो घरों से नालियाँ वगैरह में पानी निकलता है ना जी, उनको अच्छा बनाया जाए। वाटर सप्लाई को अच्छा वर्ल्ड क्वालिटी का बनाया जाए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का। तो इस प्रोजेक्ट के बाद एक स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किया जी गवर्नमेंट ने। उसका भी टारगेट सेम यही था जो अमृत का था, ताकि स्मार्ट सिटीज़ डेवलप की जाएँ। तो ये एक बेस था अमृत मिशन स्मार्ट सिटीज़ के लिए। अब एक नेशनल सोलर मिशन है जी, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसमें आया था नेशनल सोलर मिशन क्या है जी, इसका सोलर पावर को प्रमोट करना है, मतलब सौर ऊर्जा जो बनती है उसका प्रमोशन करना, बढ़ाना है अपनी कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पैदा हो। ये जो नेशनल सोलर मिशन है, ये एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक प्लान लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2008 में। इसके अंतर्गत 8 प्लान लॉन्च किए थे, जिसमें से एक प्लान ये नेशनल सोलर मिशन है, एक मिशन 8 मिशन में से। ये प्रोग्राम का नाम है, पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ये 2010 में शुरू किया गया। इसका टारगेट था 2020 तक 20 गीगावाट जो सोलर एनर्जी कम से कम बनाई जाए, लेकिन इस टारगेट को बाद में इंक्रीज़ कर दिया 2015 में, 20 से 100 गीगावाट कर दिया कि 2030 तक 100 गीगावाट कम से कम सोलर एनर्जी हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो, सौर ऊर्जा। इसके और इंडिया ने कुछ अचीव भी किया है क्या, बिल्कुल अचीव किया है कि 2014 में 2650 मेगावाट जनरेट करता था सोलर एनर्जी इंडिया, लेकिन 2017 में 12,000 मेगावाट, मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया सोलर एनर्जी। ओरिजिनल टारगेट जो था 20 गीगावाट का, उसे तो 2018 में ही अचीव कर लिया था इंडिया ने, 4 साल पहले ही, क्योंकि 2020 तक अचीव करना था ना हमें 20 गीगावाट का, लेकिन वो 2018 में ही कर लिया था, इसलिए इसे बढ़ा के 2015 में ही 100 गीगावाट कर दिया था। अब इसमें यही था, चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020। ये एक अवार्ड है, अभी किसको अवार्ड दिया गया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को दिया गया है। ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये अवार्ड देता कौन है, ये देता है जी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप। ये यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ये कब बनी थी, 1972 में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है जी नैरोबी में, जो केनिया में है, अफ्रीका में एक कंट्री है जी केनिया। इसमें एक प्लेस है नैरोबी। तो ये हेडक्वार्टर है यूनेप का। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अवार्ड जो दिया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, ये अवार्ड 3 साल में 2 बार मिल चुका है इसको,
WCCB को, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। किस कैटेगरी में मिला? इसे इनोवेशन कैटेगरी में मिला है ये अवार्ड, कि इसने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, मतलब कि रिसर्च वगैरह को बढ़ावा दिया इनोवेशन कैटेगरी में। 2018 में भी इसे इनोवेशन कैटेगरी में मिला था, सेम कैटेगरी में इस ब्यूरो को। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ब्यूरो है क्या? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये देखो जी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। कौन से एक्ट के थ्रू बनी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक्ट है, उसके अंतर्गत इसे बनाया गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर काम करती है, उसके बिलो काम करती है। इसका मैंडेट क्या है? टू कॉम्बेट ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। मतलब जो भी कंट्री में क्या है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जंगलों से रिलेटेड, पशु वगैरह की स्मगलिंग होती है, ट्रीज़ वगैरह की स्मगलिंग होती है, ये क्राइम में आते हैं। इन अपराधों को, क्राइम को रोकना है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है जी? कहाँ पे बना हुआ है ये वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जी, नई दिल्ली में। और इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। एक रीजनल ऑफिस दिल्ली में ही है, कोलकाता में, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर में इसके रीजनल ऑफिस हैं। इस वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो ने एक क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है ऑनलाइन, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इस पर डेटा मिल जाता है सारा। ये ऑनलाइन सिस्टम है, एक साइट है ये, मान लो इसकी। इस पर क्या है, आप डेटा क्राइम से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ क्राइम, जितने भी जंगलों से रिलेटेड क्राइम होते हैं फॉरेस्ट एरिया से, ये सारा डेटा आपको इस मैनेजमेंट सिस्टम, इस डेटाबेस पे मिल जाएगा ऑनलाइन। इस सिस्टम ने क्या है, सक्सेसफुली यूज, ये सिस्टम यूज़ किया गया है। जो ऑनलाइन डेटाबेस है, किसके लिए यूज़ किया गया है? बहुत सारे ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए यूज़ किया गया है। जैसे ऑपरेशन सेव कुरमा, ये ऑपरेशन सेव कुरमा गवर्नमेंट ने चलाया था जी, टर्टल्स को, कछुओं को बचाने के लिए। तो इसके लिए भी ये डेटा यूज़ किया गया कि कितनी स्मगलिंग, कछुओं वगैरह की कितनी स्मगलिंग होती है। तो सारा डेटा ये ऑनलाइन इस पोर्टल पे मिल जाता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो जब ये ऑपरेशन चलाया था तो इसके लिए भी यूज़ किया था। एक थंडरबर्ड एक है ऑपरेशन, इसके लिए भी यूज़ किया था। ये भी क्या है, सारे ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को वगैरह को रोकने के लिए। जैसे वाइल्ड नेट है कि इलीगल ट्रीज़ की स्मगलिंग होती है। ये लेट्स नाउ, ये भी एक कैंपेन है जी, लेट्स नाउ बिरबिल, थंडरस्टॉर्म, लेट्स नाउ 2, ये सारे वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए हैं। तो इनके लिए यूज़ किया जा चुका है। तो करंट अफेयर तो आज जितना ही था, कम ही टॉपिक थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये सेस्पा या सेपा, वाज रिसेंटली साइंड बाय इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। ये बताना है जो एग्रीमेंट है किस कंट्री के साथ साइन किया है अभी इंडिया ने। नाइजीरिया, घाना, मॉरिशस या मोरक्को? जी हाँ, बिल्कुल सही, सी आंसर है, मॉरिशस के साथ किया है, आज ही पढ़ा है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है ए डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट विदाउट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रही है कि लोकतंत्र है जो बिना लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के भी हो सकती है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एग्जिस्ट कर सकता है। सेकंड बोल रही है पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स रेफर्स टू इक्वल वोटिंग राइट्स एंड इक्वल एलिजिबिलिटी फॉर पब्लिक ऑफिसेज। पॉलिटिकल जो समानता है, राजनीतिक समानता है, उसका मतलब है जी कि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको समान अधिकार, वोटिंग अधिकार दिया जाए, समान वोट करने का अधिकार दिया जाए। और इसके अंतर्गत ये भी आता है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सब पे समान अधिकार हो सबका। तो आपको बताना है 1 करेक्ट, 2 करेक्ट या दोनों करेक्ट या दोनों गलत, नाइदर 1 नाइदर 2, बताओ जी। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल सही है। आप ऐसे लगा सकते हो, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, अनरिटन है, लिखा हुआ नहीं है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है, लेकिन ब्रिटेन का अनरिटन है, अनरिटन मतलब लिखा नहीं हुआ। तो फिर भी वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं है ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है बिना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के भी, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड भी बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है कि सबको समान अधिकार हो, वोटिंग राइट हो, और पब्लिक ऑफिस के लिए सबके इक्वल एलिजिबिलिटी हो। तो ये बिल्कुल सही है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया मीन्स, मतलब सॉवरेनिटी का क्या मतलब है, प्रियम्बल में दिया गया है ना सॉवरेनिटी वर्ड, जिसका मतलब है संप्रभुता। इसका क्या मतलब है ये बताना आपको।
फर्स्ट, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कह रही है कोई भी बाहरी जो पावर है, शक्तियाँ हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिक्टेट नहीं कर सकती, मतलब उस पर फोर्स नहीं कर सकती कि आप हमारी तरीके से लॉ बनाओ। इंडिया अपने आप ही लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा अपनी कंट्री के लिए, बिल्कुल आज़ाद है। सेकंड बोल रहे सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड, मतलब सिटीजन से जो नागरिक है उन्हें किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड बोल रही है देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का क्या अधिकार है और एक्सप्रेशन का अधिकार है। तो ये सॉवरेंटी का मतलब है जी। बताना है आपको कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है 1 2 1 1 3 2 3, बताओ जी। देखो जी, सॉवरेंटी का मतलब है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है कि कोई एक्सटर्नल पावर डिक्टेट नहीं करेगी गवर्नमेंट पे, कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट खुद अपने आप सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, इंडिया अपने आप अपने लॉ बनाएगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ये सॉवरेंटी की डेफिनेशन में नहीं आते, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों दिए गए हैं, लेकिन ये सॉवरेंटी का मतलब नहीं है। तो इसका आंसर सिर्फ बी हो जाएगा, 1 करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। आर्टिकल 1 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। द डिक्लेरेशन सिग्निफाइज। आर्टिकल 1 में कहा गया जी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है इस लाइन का, ये बताना आपको। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें, मतलब ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट बोल रही है दैट द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ रिजल्टेड आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। इसका ये मतलब है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है, स्टेट्स ने, राज्य ने आपस में समझौता किया, एग्रीमेंट किया, उसका रिजल्ट है, उससे निकला है यूनियन ऑफ इंडिया, उससे बना है। सेकंड बोल रही है द कंपोनेंट यूनिट्स एंड स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, कि जो जितने भी राज्य हैं, यूनिट हैं, उनको यूनियन से, सेंट्रल से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। नो राइट टू ससीड, ससीड का मतलब है जी अलग होना, सेपरेट होना। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट। 1 2 ये दोनों गलत हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ये बताओ जी। देखो जी, फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। किसी भी स्टेट को राइट नहीं है कि यूनियन से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। लेकिन फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि कोई स्टेट के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ था। देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स टू फॉर्म ए यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया बनाने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता ऐसे राज्यों के बीच में। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ए इनकरेक्ट है, तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है जी ये, और स्टेटमेंट है ये, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इंडिया हैज़ चूजन टू बिगिन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। इंडिया ने अमेरिका से इंस्पिरेशन लेके प्रीएम्बल को ऐड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड बोल रही है वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी क्या है प्रीएम्बल में वैल्यू दी गई हैं जितनी भी, वो क्या है, जो फ्रीडम स्ट्रगल में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें जो प्रिंसिपल थे वही प्रीएम्बल में डाले गए हैं क्या। थर्ड बोल रही है इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है क्या, समझा जाता है क्या, आत्मा समझा जाता है क्या इसको, प्रीएम्बल को। फोर्थ बोल रही है इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ये किसी भी गवर्नमेंट के कोई भी एक्शन लिया, कोई कानून बनाया है, उसको एवेलुएट करने के लिए, उसे देखने के लिए कि ये सही है नहीं है, उसे देखने के लिए ये काम करता है क्या, प्रीएम्बल। आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट। 2 4 2 3 2 3 4 1 2 3 4, इसका आंसर है जी डी, ऑल ऑफ दी अबव, सारे करेक्ट हैं ये इसके ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बताना जी, कंसीडर करना है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो भारतीय नागरिकता के लिए कोई भी कानून बना सकती है। सेकंड बोल रही है न्यूट्रलाइज सिटीजन हु हैज़ रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू द साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस में नॉट टेक एन ऑथ ऑफ एलिगेंस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैसे लॉ बनाए हैं पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से इंडिया में अगर किसी को नागरिकता लेनी है, सिटीजनशिप लेनी है, उसके 3-4 तरीके हैं जी, 4-5। एक तो पहला ये कि किसी का बर्थ इंडिया में हुआ है तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, नागरिकता,
या बर्थ नहीं हुआ, बाहर हुआ आउटसाइड इंडिया तो भी ले सकता है अगर उसके माता पिता इंडिया के सिटीज़न हैं। या फिर रजिस्ट्रेशन से ले सकता है, रजिस्टर करा के, किसी ने शादी की है किसी और कंट्री के पर्सन से। या फिर नेचुरलाइज से ले सकता है, नेचुरलाइज एक प्रोसेस होता है जी, वो भी रजिस्टर करके, कोई बाहर का सिटीज़न है तो इंडिया का नहीं है। या फिर कोई टेरिटरी इंडिया में मिला ली गई है इंडिया ने तो वो ऑटोमेटिकली उसके सिटीज़न बन जाते हैं इंडिया के। तो ये 5 तरीके हैं, इनमें से एक नेचुरलाइज सिटीज़न है। अगर कोई नेचुरलाइज सिटीज़न होता है, मतलब नेचुरल तरीके से नेचुरलाइज जो कैटेगरी है उसके थ्रू सिटीजनशिप नागरिकता लेता है गवर्नमेंट की, तो उसे अगर कोई फील्ड से बिलोंग करता है, साइंस से, फिलोसफी से, आर्ट से, लिटरेचर से, इन फील्ड से क्या है बिलोंग करता है, तो उसे जो संविधान है इंडिया का उसके थ्रू कोई ओथ, मतलब कि कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती क्या कि वो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानेगा, ऐसी कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती क्या। थर्ड बोल रही है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, रेजिडेंस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जी, वो भेदभाव को हटाता है। किसके विरुद्ध? किसी सिटीजन के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जी कोई भेदभाव नहीं होगा। किसके बेस पे, किसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा? रिलीजन के बेस पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। रेस के आधार पे कोई, मतलब कि प्रजाति के आधार पे, कि जैसे मान लो नस्ल के आधार पे कि आप काले गोरे हो, इसके आधार पे नहीं होगा। या रेजिडेंस के आधार पे कि रेजिडेंस की कहाँ आप आवास है आपका कहाँ पे है। या फिर कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। या फिर सेक्स के आधार पे, सेक्स मतलब जेंडर, कि आप मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, महिला हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, इसके बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है जी जन्म की जगह। मान लो आपका दिल्ली में हुआ है तो आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिलेगी। या फिर आपका जन्म किसी रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है तो, या शहर में हुआ है किसी का, या गांव में हुआ है, इसके बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये बताना है ये इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है जी। देखो जी आपके ऑप्शन है 1 2 2 3, 2 या 1 3। इसका आंसर है जी 2 3, बी आंसर हो जाएगा। क्यों बी आंसर क्यों होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट को अधिकार है जी वो इंडियन सिटीजन के लिए लॉ बना सकती है। लेकिन सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि जी चाहे नेचुरलाइज सिटीजन से ली हो किसी ने, तो उसे ना ऑथ लेनी पड़ती है टू द एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब वो संविधान के साथ निष्ठापूर्वक पालन करेगा, ये शपथ लेनी पड़ती है। और ये जो थर्ड है जी, इसे मिटा लेते हैं जी थोड़ा सा। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है? वो ये गलत क्यों है? क्योंकि गलत इसलिए है जी जो डिस्क्रिमिनेशन है के बेस्ड जो दिए गए हैं आर्टिकल 15 में दिए गए हैं ये अधिकार, कौन से बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। उसमें रेजिडेंस नहीं है, ये आर्टिकल 16 में है। एम्प्लॉयमेंट की जब बात होती है तो रेजिडेंस के अलावा सारे ग्राउंड है, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो इसलिए आंसर बी है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बनाता इनकरेक्ट बताना है जी स्टेटमेंट में कौन सी इनकरेक्ट है। बिटवीन द 14th and 15th फाइनेंस कमीशन द इंसिडेंस ऑफ सेस एंड सरचार्जेज हैज गॉन अप। मतलब ये कह रही है 14 और 15th जो फाइनेंस कमीशन बैठा था उसमें क्या है, जो सेस और सरचार्ज होते हैं वो क्या है, इंक्रीज हुए हैं। सेस का मतलब है जी टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। जब जैसे मान लो कि जितना भी मान लो इनकम टैक्स है किसी का, उस पर और टैक्स लगा दिया जाए, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगा दिया जाए। जैसे स्वास्थ्य टैक्स, मतलब ये लगा देते हैं ना, एग्रीकल्चर सेस या एजुकेशन सेस, ये सेस होते हैं। सरचार्ज भी क्या टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन ये किसी भी कैटेगरी के लिए लगाया जा सकता है। ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए लगाया जाता है सेस, कि जिस कैटेगरी के लिए लगाया जाएगा। मान लो एजुकेशन के लिए सेस लगाया जा रहा है तो एजुकेशन पे खर्च होगा। सेकंड बोल रही है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड सेस एंड सरचार्ज इन द डिविजल पूल ऑफ द रेवेन्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये कह रही है कि अगर मान लो सेस और सरचार्ज को, अभी क्या है सेस और सरचार्ज ना स्टेट्स के को क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने पड़ते सेंटर को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी क्या है रेवेन्यू आता है जी टैक्स या नॉन टैक्स से, उसको क्या है स्टेट गवर्नमेंट को राज्य में वो बंटवारा नहीं करना पड़ता सेस और सरचार्ज का। अभी जितना भी टैक्स आता है उसे बंटवारा करना पड़ता है, 41% देना पड़ता है स्टेट को। जितना पैसा है, मान लो 100 पैसा आया तो 41 सारे स्टेट में बटेगा, लेकिन सेस और सरचार्ज को नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर सेस और सरचार्ज को स्टेट के बीच में बांटा जाएगा, स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, संवैधानिक संशोधन चाहिए, तभी बांटा जा सकता है।
उसे डिविजल पुल में, डिविजल पुल का मतलब है कि अगर सेस और सरचार्ज को डिविजल पुल में इंक्लूड किया जाएगा तो उसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट के बीच में बटेगा। तो इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना, 1 2 दोनों गलत या दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर है जी डी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डी, नाइदर 1 नाइदर 2 इनकरेक्ट, कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सिंजार माउंटेन बताना है, ये समटाइम न्यूज़ में रहती है, ये कहाँ पे है? इराक एंड इरिया के बीच में है जी, इराक या जॉर्डन, इराक सीरिया, सीरिया या टर्की। इसका आंसर है जी सी, ये इराक और सीरिया के बीच में है जी। ये जैसे मान लो सीरिया है जी, ये इराक है, यहाँ पे ये है जी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये माउंटेन है, ये सिंजार माउंटेन। ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है तो याद रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी।